हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी। हमने मोलैरिटी पढ़ लिया, दोनों के न्यूमेरिकल्स देख लिए, दोनों में रिलेशनशिप देख लिया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। नॉर्मेलिटी बताने से पहले नॉर्मेलिटी मतलब मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूँ तुम लोग के साथ। सबसे पहला जो टर्म है वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा था। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या करते थे हम लोग? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन इज इक्वल टू होता था वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता था, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। पहले तो इतना याद रखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? जब तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकालोगे तब तक हम नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे आप लोग? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है, पहले तो हम क्या करें? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है पहले मॉलिक्यूलर वेट। तो किसी भी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल ही सकते हो। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अब मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, ऐसे मैं एक टर्म बता देती हूँ, ऐसे x लिख देती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x क्या होता है अभी बताती हूँ। पहले इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x। मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालना सीख चुके हैं, अभी तक तो हम लोग सीख ही चुके हैं। हमने मोलैरिटी निकाली, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग निकालेंगे कैसे? नहीं भाई, आपका जितना भी एटम्स दिया रहता है उन सब के एटम्स के एटॉमिक मास को आप ऐड कर दीजिए तो आपका मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो हम निकाल लेंगे। अब x क्या है? अलग अलग कंपाउंड्स के लिए x की वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे एसिड के लिए, अगर एसिड के लिए आप x की वैल्यू लिखोगे तो एसिड के लिए x इज इक्वल टू होता है बेसिसिटी। हमने पढ़ा था ना बेसिसिटी, आपने बेसिसिटी पढ़ा होगा। बेसिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? बेसिसिटी इज इक्वल टू आपका या ऐसे समझिए, बेसिसिटी क्या आता है? द नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज बाय एन एसिड इन एक्वा सॉल्यूशन इज नोन एज इट्स बेसिसिटी। तो एसिड की बेसिसिटी, तो एसिड के लिए जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? उसकी बेसिसिटी के बराबर होगी। जैसे मान लो HCl का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो HCl का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन x था। तो एसिड के लिए x की वैल्यू क्या होगी? एसिड के लिए x जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसकी बेसिसिटी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? उसकी बेसिसिटी के बराबर होगा, ठीक है। बेसिसिटी के बराबर होगा। तो आपका मॉलिक्यूलर वेट HCl का होता है 36.5 और HCl की बेसिसिटी होती है 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा HCl का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा आपका 36.5। ऐसे H2SO4 का जैसे मान लीजिए, H2SO4 के लिए अगर आप निकालना चाहो तो H2SO4 के लिए आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है H2SO4 का 98, निकाल लीजिएगा। 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है तो 4 का हो जाएगा 64। सबको ऐड करोगे तो 98 आएगा। अपॉन H2SO4 की बेसिसिटी होती है 2, अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 49। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 49 हो गया, ठीक है। तो एसिड के लिए क्या होगा? x की वैल्यू बेसिसिटी होगी। अगर आप बेस की बात करिए तो बेस के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी एसिडिटी। ये x के बेस के लिए, अगर बेस का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो बेस का इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट बेस अपॉन उसकी एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज बाय अ बेस, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। तो आपका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स एसिडिटी। जैसे मान लो कि NaOH का, जैसे मान लो कि आपको NaOH का निकालना हो। किसका निकालना हो? NaOH का। तो NaOH का सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट पता करना पड़ेगा। Na का 23 और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो 6 1 7 3 10 2 1 3 1 4, तो आपका आ जाएगा 40। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया इसका? 40। और इसकी जो एसिडिटी होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। तो इक्विवेलेंट वेट भी आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा NaOH का क्या हो जाएगा आपका?
40 हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड के लिए x की वैल्यू आप क्या रखोगे, उसकी बेसिसिटी, बेस के लिए x की वैल्यू क्या रखोगे, उसकी एसिडिटी। और अगर सॉल्ट दिया है, और अगर क्या दिया है, सॉल्ट दिया, जैसे मान लो Na2CO3, Na2CO3 का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ठीक है, तो Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट रख दोगे और नीचे क्या रखते हैं हम लोग, नीचे रखते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज। नीचे क्या रखते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सॉल्ट। पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट में जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है टोटल, वही आपका क्या हो जाएगा, उसका x हो जाएगा। तो इसमें कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, देखो एक Na पे एक प्लस, तो 2 Na प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 2 Na प्लस हो गया, मतलब 2 प्लस प्रेजेंट है, तो आपका उसमें हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। ठीक है, तो सॉल्ट के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या हो गया, तरीका हो गया। क्लियर है, तो हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लिया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हमने पढ़ा, इसको NEQ से दिखाते हैं। हमने पढ़ा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना हमने सीख लिया। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x, जहाँ x एसिड के लिए होता है बेसिसिटी, बेस के लिए होता है एसिडिटी, और सॉल्ट के लिए होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द सॉल्ट। ठीक है, इन द कंपाउंड। इतना क्लियर है। अब हम आते हैं नॉर्मेलिटी पे। इतनी आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अब नॉर्मेलिटी पे। अब नॉर्मेलिटी निकालना ज़्यादा आसान होगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है, जैसे पहले मोलैरिटी याद करो थोड़ा सा। मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे स्मॉल n ना देकर NEQ यूज़ किया है, तो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, डिज़ोल्व होता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उसकी नॉर्मेलिटी। क्लियर है, क्या कहेंगे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर सॉल्यूशन में आपका जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, हम उसको क्या कहेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी कहेंगे। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है इतना, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट NEQ, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूले पे आइए, देखिए लिखा हुआ है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे NE लिख दिया मैंने, तो NEQ अपॉन V लीटर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब हमने NEQ इज इक्वल टू पढ़ा, हमने NEQ इज इक्वल टू क्या पढ़ा, हमने NEQ इज इक्वल टू पढ़ा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, हमने ये पढ़ा है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो अब N की जगह नॉर्मेलिटी के इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, NEQ की जगह ये लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को मान लो हम E से डिनोट कर रहे हैं, इनटू यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर हो गया। क्लियर है। अगर वॉल्यूम ml में दिया हो, अगर वॉल्यूम ml में दिया हो तब क्या करेंगे, जैसे मोलैरिटी में करते थे सेम है, ऊपर 1000 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो ये आ गया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। तो आपको डायरेक्ट ग्राम इक्विवेलेंट बहुत कम ही मिलेगा, आपको डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट, या डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने पढ़ा N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V, यहाँ पे 1000, कब, जब V आपका किस में था, ml में था। तो अगर हमको ये निकालना हो, W निकालना मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो हम NEV अपॉन 1000 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, NEV देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। तो हम अगर वेट हमसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट, अगर मान लो आपको सारी चीज़ दे दिए, नॉर्मेलिटी दिया हो और उसके बाद आप अगर मान लो कोई कंपाउंड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकाल ही लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन x से वॉल्यूम दिया हो, और आपको मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा हो तो हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, डायरेक्ट उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी, ये क्या कहलाता है, नॉर्मेलिटी कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास का थोड़ा मैंने फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपको याद रहे। इक्विवेलेंट मास
मास ऑफ आयन, अगर आयन का इक्विवेलेंट जैसे मान लो आपसे कह दे कि सोडियम आयन का आप निकालिए, सोडियम आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो आप क्या करोगे, सोडियम का मास कितना हो जाएगा, सोडियम का मास होगा 23 अपॉन चार्ज ऑन दी आयन, एक ही चार्ज है तो ये 1, इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 23। ठीक है, तो आयन का निकालना हो तो आयनिक मास मतलब जितने आयन्स में जो भी एटम प्रेजेंट है उनका मास अपॉन आयन पे जितना चार्ज है। एसिड का बता दिया मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी, बेस का बता दिया मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स एसिडिटी। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दे दिया है कि आपका देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट मास वही इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आपको जैसे सिखाया मैंने वैसे सीखिए, ये तो ऐसे ही थ्योरी वाला है, आपको मैंने लिख के दे दिया है। अब देखिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अब मान लो कि कोई सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी पहले N1 है और उसका वॉल्यूम क्या है V1 है, नॉर्मेलिटी N1 है और उसका वॉल्यूम क्या है V1 है। मान लीजिए कोई एसिड का सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, हमने उसमें बेस ऐड कर दिया। अब हमने उसमें बेस जब ऐड किया तो अब उसका जो नॉर्मेलिटी था वो N2 पहुँच गया और वॉल्यूम कितना हो गया V2 पहुँच गया। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो फॉर्मूला हमें मिलता है वो मिलता है N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक रिलेशन से मीन्स जो प्रोडक्ट होगा नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का वो बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, N1 V1 क्या था, जब पहले हमने एसिड लिया था तो एसिड का जो नॉर्मेलिटी थी वो N1 थी, वॉल्यूम उसका V1 था। अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, अब हमने उसमें बेस ऐड कर दिया। बेस ऐड करते ही सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी वो N2 पहुँच गई और वॉल्यूम पहुँच गया V2। तो हमने देखा कि N1 V1 मीन्स जो आपके पहले नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बाद के नॉर्मेलिटी, फाइनल नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तीसरी चीज़, नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका मतलब कि अगर आप टेम्परेचर में चेंज करोगे तो नॉर्मेलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, आपकी चेंज होती जाएगी। क्लियर है आप लोग को ये चीज़?